Good evening, everyone. Good evening, students. Very good evening, Shivangi, and everyone. Those of you who have just joined, एक बार comments में confirm कर दीजिए about the voice and the video. I hope कि मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही हो. I'm audible and visible. Okay. Thank you, Anshika. Okay. I guess सभी ने join कर लिया है, so we can start this session. चलिए. Okay. तो start करते हैं students. Very good evening to each one of you. And welcome to my first one-on-one session on Zoom. इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो 1-to-1 आपको उनके जो है आंसर दिए जाएं. जो भी आप पूछना चाहते हैं, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अभी लॉ कर रहे हैं, कुछ अपने फाइनल ईयर में हैं, कुछ लॉ ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अभी प्लान कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं. तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप वन बाय वन अपना हैंड रेज कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन आपके क्वेश्चन से ही. सो लेट्स बिगिन विद योर क्वेश्चंस. यस प्लीज, एनीथिंग जो भी आपके माइंड में क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं प्लीज. आप अपने कमेंट्स में भी जो है क्वेश्चंस भेज सकते हैं, या अगर आपको बोलकर अगर अपना क्वेश्चन बताना है तो आप हैंड रेज करके भी जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस नाउ. ओके, श्रद्धा चौरसिया का पहला सवाल आया है. सर, हाउ टू मैनेज कॉलेज स्टडीज एंड इंटर्नशिप एंड जुडिशरी कंसिस्टेंसी. ओके, सी बेसिकली सवाल ये है कि अगर आप अपने कॉलेज के टाइम पर ही अगर जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो किस तरीके से आप जो है दोनों चीजें मैनेज कर सकते हैं. क्योंकि आजकल आपकी इंटर्नशिप्स भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम में या तो आपके अभी जो है इंटर्नशिप का टाइम चल रहा होगा, ठीक है, फिर आपके सेमेस्टर चलते हैं, सेमेस्टर में भी असाइनमेंट्स एंड सो ऑन होते हैं. तो देखिए, इस पूरे सवाल का जवाब जो है वो है टाइम मैनेजमेंट में. हम सबके पास 24 आवर्स हैं. आप उन 24 आवर्स को किस तरीके से मैनेज करते हो, दैट इज अप टू यू. आपको ये देखना होगा कि 24 आवर्स में से कौन सा वो टाइम पीरियड है जो आपका वेस्ट हो रहा है. देर इज नो डाउट अबाउट दिस कि जो स्टूडेंट्स अपने कॉलेज टाइम में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, उस टाइम पर आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी कॉलेज में हैं और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो एवरीवन अराउंड यू आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप अपनी लॉ डिग्री ले लें, ठीक है, और कोई भी आपसे जो है जुडिशरी एग्जाम के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. लेकिन जैसे ही आप पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद पहली प्रॉब्लम क्या आती है? पहली प्रॉब्लम ये आती है कि अब क्या कर रहे हैं, ठीक है. तो तब फिर एक उसका आंसर आता है कि अभी तो सर प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो उसका अपना एक अलग प्रेशर होता है. नो डाउट आपको जो है अपना जो एंजॉयमेंट का टाइम होगा वो कट ऑफ करना होगा. जो वीकेंड्स आप शायद एंजॉय करने के लिए बाहर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, वो आपको बैठकर अपने नोट्स बनाने होंगे, बेरट के साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना होगा. सो द थिंग इज कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा, अपना टाइम टेबल बनाना होगा. ठीक है, आपको देखना होगा कि कहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो रहा है. उसको कट ऑफ करके वहां पर आप या तो अपने कॉलेज का कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, या फिर आप अपना कोई ना कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करें. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चारू का. सर, 1 ईयर इज बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपरेशन. देखिए, 1 ईयर में आपका मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है. दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट. ठीक है, अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 5 ईयर लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, या 3 ईयर लॉ में, एज पर योर केस, अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई ऑलरेडी कर ली है, तो हो सकता है उसको थोड़ा सा जल्दी भी वो कवर अप कर ले. बट दिस इज द मिनिमम टाइम पीरियड जो आप अपने आप को देते हो. 1 ईयर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद फिर आप लगा लीजिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आप जो है एग्जाम्स देते हो एंड सो ऑन. तो ये मिनिमम है. यस, चलो, ठीक है.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैथवीज का, इज कोर्ट इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स? देखिए, जो आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं वो मैंडेटरी नहीं है, विच मींस कि आप कोई भी एग्जाम जब जुडिशरी का देने जाते हो तो किसी तरह की कोई जो है आपसे इंटर्नशिप्स नहीं मांगी जाती हैं। कुछ स्टेट्स ने पहल की है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एमपी जुडिशरी की, तो वहां पर आपका 2 ईयर और 3 ईयर का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आपके पास पहले जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का। बट अगर मैं मेजॉरिटी स्टेट्स के बारे में बात करूं तो ना तो आपसे किसी तरीके का एडवोकेसी का एक्सपीरियंस मांगा जाता है और ना ही किसी तरह की इंटर्नशिप की डिमांड रखी जाती है। सो दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एना खान का। सर, मेरे फाइनल ईयर हैं और मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर छत्तीसगढ़ जुडिशरी, तो सर कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, जब आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए प्रिपेयर अगर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका पीटी का एग्जामिनेशन होता है उसमें यूजुअली कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका होता है। क्वेश्चंस बहुत बेसिक ही रहते हैं। आपके लोकल लॉस को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड सो ऑन। ठीक है। ठीक है। तो उनको हाँ, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ एडवांटेजेस इसमें आपको रहती हैं, और एडवांटेजेस इस तरीके की रहती हैं कि अ, किसी भी तरीके का आपको जीके जीएस नहीं पढ़ना होता, किसी तरह की आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़नी होती। ठीक है, कुछ लोकल लॉज हैं, आपके सारे मेजर लॉज हैं, कुछ स्पेशल लॉज हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। इवन बहुत हद तक ये कहा जाता है कि अगर आपने पीटी निकाल लिया है तो जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है वो भी आई थिंक सबसे अलग मेंस का एग्जामिनेशन छत्तीसगढ़ जुडिशरी में होता है। सबसे अलग इन द सेंस कि वहां पे आपको जजमेंट राइटिंग ही आती है, एक सिविल में एक क्रिमिनल में। तो विच मींस कि सिविल के सब्जेक्ट्स अगर आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, क्रिमिनल के सब्जेक्ट्स अगर आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। तो मेनली आपको पीटी के लिए प्रिपेयर करना है, मेंस के लिए आपको अपनी सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस्ड है। आप और छत्तीसगढ़ की एक और भी अच्छी बात है कि बहुत कंसिस्टेंट है, विच मींस कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो आपको 2 से 3 साल में एक बार नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसी स्टेट है जिसकी आपको लगभग हर साल जो है आपको पेपर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभूति। Okay, sir, I want to know about P2I batch. That start time is given, but batch and कब तक होगा? Okay. So अनुभूति, जो ये हमारा P2I बैच है, बेसिकली इसका मतलब है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। आई होप कि सभी को पता ही होगा कि हमारी 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी जुडिशरी एग्जाम की। वन इज योर पीटी जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, अनदर वन इज योर मेंस जिसमें सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, एंड द लास्ट वन इज योर इंटरव्यू जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है। तो P2I बैच को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपका जो पीटी से लेके इंटरव्यू तक का आपका सारा कुछ इसमें कवर अप हो जाता है। ऑलमोस्ट 1 ईयर में हम जो है आपको सारे के सारे मेजर सब्जेक्ट्स, आपके माइनर सब्जेक्ट्स, आपका लैंग्वेज पार्ट जिसमें हिंदी और इंग्लिश आ जाती है, आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये सब आपको कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है। और P2I बैच हमारा ऑलरेडी जो है आज से ही 7 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप उसमें एडमिशन जो है वो ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवांगी। क्वेश्चन इज एवरीवन इज स्टडिंग, एवरीवन इज गेनिंग नॉलेज, सो सर व्हाट इज द फैक्टर जो किसी का क्वालिफाई हो जाता है किसी का नहीं हो पाता? आई एम सेंडिंग दिस लॉन्ग मैसेज इंस्टेड ऑफ रीजनिंग बिकॉज़ आई ओके, इट्स ओके। शिवांगी, आपका जो क्वेश्चन है, देखिए द थिंग इज कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, आपको ये समझना होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो गेम कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, तो अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई स्टूडेंट सीरियस नहीं है, तो 90% ऑफ द स्टूडेंट या उससे ज्यादा आप कह लो कि 95% ऑफ स्टूडेंट जो हैं ग्रेजुएट हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 2-3% बचते भी हैं, वो आफ्टर 1 ईयर कुछ एक साल का वो एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं, बट वो भी ग्रेजुएट हो जाते हैं। राइट, कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, मिनिमम बेसिक आपके जो पासिंग मार्क्स है वो हर कोई ले आता है, तो ज्यादातर जनता जो है ग्रेजुएट हो जाती है। ठीक है।
लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या फंडा होता है कि फॉर एग्जाम्पल 100 सीट्स आई हैं, तो इन शॉर्ट कि इस बार इस बैच में 100 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। अब वो 100 के लिए अब डिपेंड करता है वो कौन सी स्टेट है। तो अगर वो ऐसी स्टेट है जिसमें जिसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि अपनी नॉर्थ, जो नॉर्दर्न बेल्ट है, वहां से अगर स्टेट है, तो कंपटीशन यूजुअली आप देखोगे ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो 100 सीट्स के लिए आपके 50,000 एप्लीकेशन, 60,000 एप्लीकेशन आते हैं। अब उसमें से आपके कुछ पीटी में ही अलग हो जाते हैं, फिर कुछ मेंस में अलग हो जाते हैं, और फिर फाइनल इंटरव्यू में, विच मींस कि वो टॉप 100 स्टूडेंट्स जाएंगे जिन्होंने उस मेंस एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में बाकी स्टूडेंट्स से अच्छा परफॉर्म किया है, उनसे ज्यादा मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं एक क्लास की, अब एक एजुकेटर जब आपको पढ़ाता है, ठीक है, तो उसकी क्लास अटेंड करने के बाद उसी क्लास से एक बच्चा हो सकता है उसको 10 चीजें समझ में आई, एक हो सकता है जिसको 4 चीजें समझ में आई हूं, एक हो सकता है जिसको 2 ही चीजें समझ, विच मीन्स कि एजुकेटर ने तो सबको एक जैसा ही पढ़ाया, लेकिन आप उस पे कितना वर्क करते हो। मैं हमेशा इस स्टेटमेंट पे बिलीव करता हूं कि लॉ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो आप उसको इजीली समझ सकते हो। तो फिर कोचिंग का बेनिफिट क्या होता है? कोचिंग का बेनिफिट ये होता है कि जिस चीज को समझने में शायद आपको 1 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे सेल्फ स्टडी करके, वो आपको कोचिंग में जो है बढ़िया से प्लेट में सर्व करके दे दी जाती है चीजें। ठीक है। काइंड ऑफ यू कैन से कि काफी हद तक आपकी स्पून फीडिंग हो जाती है, आपकी हेल्प, आपका रिसर्च टाइम बच जाता है। सो बेसिकली कोचिंग आपका क्या बचाती है? टाइम बचा लेती है, और आपको डायरेक्ट चीजों को बता देती है। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आया, आपको बुक्स या गूगल रेफर करने की जरूरत नहीं होगी, आपको वो एजुकेटर ही उस क्वेश्चन का आंसर बता देता है। ठीक है। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर 100 स्टूडेंट्स, जो 100 सीट्स आए, तो स्टूडेंट्स तो 100 ही सेलेक्ट होंगे ना, चाहे बाकी 101 और जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो irrespective of their qualification, irrespective of their experience, irrespective of their knowledge। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस तरीके से ही वर्क करते हैं। ठीक है जी। गौरव सर, मेरे आरजेएस मॉक में स्कोर थोड़ा लेस आ रहा है, काफी टेंशन हो रही है प्री एग्जाम को लेके, आते हुए गलत हो रहे हैं, ज्यादा कंटेंट कवर करने के चक्कर में समझ नहीं आ रहा अभी। ओके गौरव, आप ये देखिए कि जो आपके एग्जाम में मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, वो कौन से सेक्शन में, कौन से एरिया में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आईपीसी में गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस, हिंदी लैंग्वेज में हो रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहे हैं, या किसी स्पेशल लॉ में हो रहे हैं, या लोकल लॉ में हो रहे हैं। और अपनी अपनी वीकनेस को जानिए कि कहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ पर आपका वीक एरियाज है, और जो भी वीक एरियाज है उस पर फिर वर्क कीजिए। ठीक है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ने बैठ जाओ, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है। और रही बात घबराने की, तो ऑब्वियसली वो सबके साथ होता है। ठीक है। सो यू आर नॉट इन अ स्पेशल, यू आर नॉट स्पेशल इन दैट केस। वो सबको डर लगता है। ठीक है। बिकॉज यू नो इट्स लाइक कि वो एक नर्वसनेस एंड सो ऑन, जैसे जैसे एग्जाम की डेट आती है तो सबको डर लगता है। ठीक है जी। ओके अंशिका, हाउ वी कैन कीप अवर मोटिवेट ऑल टाइम? आई मीन एज यू नो बहुत ज्यादा सिलेबस है, बीच बीच में ऐसा लगता है टाइम लगेगा, सो शुड आई गो प्राइवेट जॉब? ओके अंशिका का बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि चलो अब हमको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, बट ड्यूरिंग द टाइम जब लगता है सेक्शन नंबर्स याद करने पड़ेंगे, इतने सारे केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे, उनकी साइटेशंस याद करनी पड़ेगी, इतनी सारी डॉक्ट्रिन्स पढ़ने पड़ेंगे, इतने सारे मैक्सिम्स पढ़ने पड़ेंगे, ये लोकल लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो एक आता है कि क्या कर रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पीटी निकल गया तो पता नहीं मेंस होगा या नहीं होगा। सो बेस्ट वे है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाई यू आर डूइंग दिस। सबसे पहला सवाल जो एक स्टूडेंट को अपने आप से पूछना चाहिए और खुद ही को आंसर करना चाहिए कि आप ये कर क्यों रहे हो। चाइनीज में एक कहावत है, बिवेयर व्हाट यू विश फॉर। ठीक है। तो अगर अंश का सपना आपने देखा है जज बनने का, तो उसके लिए जो इश्यूज आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको तो आपको ही सॉल्व करना होगा ना, कोई और नहीं करेगा।
सो बिवेयर व्हाट यू विश फॉर का मतलब होता है कि आप जो भी आप मांगते हो वो सोच समझ के मांगो। अब आपने मांगा जज बनना है, तो वी कैन टेल यू द प्रोसीजर कि ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो अगर आपका वाई स्ट्रांग है कि वाई आई वॉन्ट टू बिकम अ जज, उसका जो भी जवाब है, अगर वो जेन्युइन है, अगर वो स्ट्रांग है, तो आपकी मोटिवेशन कम नहीं होगी। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसको पेरेंट्स ने बोल दिया है या रिलेटिव्स ने बोल दिया है कि भाई चलो तैयारी कर लो, और फिर आपको भी लगा हाँ मेरा फ्रेंड कर रहा है, ये भी कर रहे हैं, तो मैं भी कर लेता हूँ, तो ऑब्वियसली फिर वो मोटिवेशन जो है आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा। ठीक है सर, एडीआर क्लास स्टार्ट कीजिएगा प्लीज, क्योंकि ज्यादा वाईटी में वीडियो नहीं है। क्वेश्चन सेल्फ स्टडी या स्टडी आईक्यू से प्रिपरेशन करूं फॉर वेस्ट बंगाल। ओके ओके रूबी, आई थिंक ऑन दिस कि एडीआर पे क्लासेस अगर हो सकती हैं तो वाईटी पे, ठीक है, आई जेन्युइनली थिंक ऑन दिस। और दूसरा आपका सवाल है कि सेल्फ स्टडी से आप पढ़ना चाहेंगे या स्टडी आईक्यू से कोचिंग ले। देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिन स्टूडेंट्स ने कोचिंग नहीं की, उन्होंने सेल्फ स्टडी की और एग्जाम को क्लियर किया। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी लेकर एग्जाम क्लियर किया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोचिंग लेकर एग्जाम क्लियर किया। आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या बेटर होगा। मैं कुछ मैं कुछ पॉइंटर्स बता देता हूं जिससे आपको शायद ये जानने में हेल्प होगी कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिसने लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बेयर एक्ट से पढ़ा है इन योर कॉलेज टाइम, और कॉलेज में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, आप ऐसे स्टूडेंट नहीं थे जो लास्ट 10 दिन में एग्जाम से पहले पढ़ते थे, आपने टेक्स्ट बुक्स रेफर की हैं, आपने अपने कॉलेज में क्लासेस अटेंड की हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी एक होती है, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनको, ट्रस्ट मी, ये भी नहीं पता होता कि बेयर एक्ट क्या होता है, और वो लॉ कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ द ऑफ अवर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो अब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने किसी ना किसी तरीके से लॉ पास आउट कर ली है, जिसने एग्जाम से 4 दिन पहले ही कभी पढ़ाई की है, बेयर एक्ट से कभी पढ़ाई नहीं की है, क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, टेक्स्ट बुक कभी नहीं पढ़ी है, आपको नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या चीजें हैं, तो उस स्टूडेंट को तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर करना है तो फिर कोचिंग ही आपको मदद कर पाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि विच वन इज बेटर फॉर यू। ठीक है, श्रद्धा, सर महाराष्ट्र जुडिशरी का स्ट्रेटजी बताओ ना प्लीज। देखिए महाराष्ट्र जुडिशरी जब भी स्टूडेंट मुझसे पूछता है तो पहली चीज तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मराठी लैंग्वेज पे आप वर्क कर लीजिए और बेसिक लॉज पे आप वर्क कर लीजिए। महाराष्ट्र का क्या है, बिकॉज ऑफ मराठी लैंग्वेज वही स्टूडेंट यहाँ पर एंट्री करेगा जिसको मराठी आती है, जिसने 10th में मराठी की हुई है या बाद में मराठी लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो पास किया हुआ है, राइट। तो कंपैरेटिवली कंपटीशन बहुत लो रहता है, जैसे इवन सिमिलरली पंजाब में पंजाबी आ जाती है, या बाकी अदर आपकी कुछ साउथ की स्टेट्स में भी इस तरह की लैंग्वेज बैरियर एक आ जाता है। तो पहली चीज तो ये कि कंपटीशन आपको जो है बहुत कम देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू जब आप जाएंगे यूपी, हरियाणा, दिल्ली जैसी एग्जाम्स को देखने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज ये, मैंने पीटी एग्जामिनेशंस देखे हैं, मेंस के भी क्वेश्चन पेपर्स मैंने महाराष्ट्र के देखे हैं, बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है श्रद्धा, अगर कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के 1 से 1.5 साल अच्छे से अगर पढ़ाई करता है, अच्छे से अगर तैयारी करता है, तो वो इजीली महाराष्ट्र का एग्जाम निकाल सकता है। महाराष्ट्र में एक चीज और कंफर्म कर लीजिएगा, आई थिंक कि वहां पे शायद, अगेन मैं श्योर नहीं हूं इस पे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, शायद कुछ इस तरीके का भी रूल है कि आपकी कोई केटी या कोई बैक नहीं आनी चाहिए लॉ में, या कोई सर्टेन परसेंटेज का। तो वो मुझे एक थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि यूजुअली इस तरह की कंडीशंस बाकी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अनुष्का, thank you, Ji. Thank you for the compliment, Anushka. You are in your, and I wanted to ask, in this competition, should I also start preparing for CLAT, PG entrance, and all going? Just okay. अनुष्का, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, और ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा सवाल हो सकता है। अनुष्का ने सवाल ये पूछा है
कि अगर वो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ साथ में क्या वो क्लैट पीजी के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि लीगल फील्ड में अगर आपने जुडिशरी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय डिफॉल्ट आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, फिर उसके बाद उसके रीजंस भी बताऊं। आप अगर बात करो नेट एग्जाम के लिए, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, आप बात करो अपने एपीओ, एपीपी, पीपी, एडीए, इस तरह के एग्जाम्स के लिए, आप बात करो इसके अलावा कोई भी लॉ ऑफिसर के एग्जाम के लिए, आप बात करो कुछ हद तक सेबी एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, इन शॉर्ट कि अगर आपने जुडिशरी के लिए प्रिपेयर किया तो बाय डिफॉल्ट आप इनके लिए प्रिपरेशन कर लेते हो। रीजन, क्योंकि इनका सिलेबस इनसे कम ही है। जुडिशरी में आप यूजुअली जो टोटल सब्जेक्ट्स बनते हैं वो 15 to 16 बनते हैं। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट्स में मेजर, माइनर, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ सब लगा के बोल रहा हूँ। हाँ, अब वो स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करता है, किसी स्टेट्स में थोड़े से कम सब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं, किसी में ज्यादा, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 15 to 16 सब्जेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, जिसमें 6 मेजर हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। तो अगर वो आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। राइट। और उसके बाद आप जो है इन एग्जाम्स के लिए इसमें ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है। हेतवीज नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी टिप्स फॉर गुजरात जुडिशरी। देखिए, गुजरात जुडिशरी में लास्ट टाइम भी और उस आई थिंक उससे भी लास्ट टाइम, बाकी स्टूडेंट्स भी सुन ले जो गुजरात जुडिशरी में इंटरेस्टेड है, गुजरात जुडिशरी में काफी सीट्स वैकेंट रह गई थी। और मतलब ये मुझे स्टूडेंट्स ने ही इन्फॉर्म किया, इवन जो गुजरात के ही बच्चे थे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि सर जो गुजराती का लेवल था वो कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल था। तो आपकी अगर गुजराती स्ट्रांग है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वही महाराष्ट्र वाला ही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में अगर आपकी मराठी स्ट्रांग है, गुजरात में गुजराती स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है अगेन 1 ईयर और मैक्सिमम 1.5 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दीज एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो गुजराती पे आप, क्योंकि पीटी में भी इसमें गुजराती का आता है और मेंस में भी एक अच्छा खासा लेवल आता है, तो अगर आप गुजरात से ही हैं, आपने स्कूलिंग में भी पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको आएगी इसमें। ठीक है। लविशा, फॉर माइनर सब्जेक्ट्स डीवी पोस्को पोस आर ओनली बेयर एक्ट सफिशिएंट। इसमें देखिए यूजुअली दो ही चीजें पढ़ी जाती हैं माइनर एक्ट्स में, एक तो आप बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, प्लस पी वाई क्यूज कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। इन्हीं दो चीजों से यूजुअली माइनर सब्जेक्ट्स जो है कवर अप किए जाते हैं। मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया है, ना ही मैंने कभी किसी स्टूडेंट को देखा है कि वो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए जो है टेक्स्ट बुक्स रेफर कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा है, ना ही मैं रिकमेंड करूंगा। रीजन बीइंग क्योंकि वेटेज बहुत कम रहता है, बहुत डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने एक्ट अच्छे से पढ़ लिया है, पीवाई क्यूज आपने देख लिए अच्छे से, तो चाहे फिर वहां पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आप इजीली आंसर कर सकते हो। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर आप अपने आंसर को और ज्यादा क्या कहते हैं यूनिक बनाना चाहते हो और ज्यादा बेटर बनाना चाहते हो, तो उस केस में माइनर लॉस के लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि आप कुछ केस लॉ जरूर सर्च कर लीजिएगा, जिसमें आप कोई लाइव लॉ जैसी ऐप या इंडियन कानून से कुछ केस लॉ जरूर जो है रीसेंट, या कुछ लैंडमार्क केसेस, उसमें जरूर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी। अंशिका कहती है कि वो क्वेश्चन ऑडियो फॉर्म में पूछना चाहते हैं। हाँ जी, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अंशिका। ओके, मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो डोंट वरी, मैं सभी के क्वेश्चंस का आंसर करूंगा वन बाय वन, तो आपको जितने पूछने हैं आराम से पूछिएगा। अंशिका, आप हैंड रेज कर लीजिए एक बार। आई थिंक कि हम आपको अनम्यूट कर देते हैं, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर सबसे पहली बात तो आप बहुत अच्छे टीचर हैं। Thank सीरियसली मैंने आपकी पॉलिटी की क्लास ली है और मैंने पूरा ज्यूरिस पढ़ा है। मुझे ज्यूरिस बिल्कुल समझ नहीं आता था। मुझे ये जानना था कि मैं पढ़ क्यों रही हूँ। नाउ आई नो कि मैं क्यों पढ़ रही थी। सो you. थैंक यू सो मच फॉर दैट। सीरियसली आप सर बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहते हैं, बीच में आपके पढ़ाने का तरीका। हम बोर हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं कैसे चल जाता है आपको कि हम बोर हो रहे हैं, तो आप एकदम सडनली कोई जोक क्रैक कर देना। और वो जोक भी इधर उधर का नहीं होता ना, इनसेन जोक होता है। वो जोक भी एक ऐसा जोक होता है जो हमें शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है हमारे फ्यूचर से। सो थैंक यू फॉर दैट सर, थैंक यू रियली रियली सो मच। अगर मैं नहीं जुड़ती स्टडी आईक्यू से तो मुझे आप जैसे टीचर नहीं मिलते। सारे टीचर्स अच्छे हैं बट यू आर द बेस्ट।
थैंक यू, थैंक यू जी फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। और सर मुझे पूछना ये था कि बताइए। जैसे मतलब मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मैं ओके। अपने आप ही सब कुछ करती हूँ, है ना। तो सर क्या होता है कि बीच बीच में जैसे ये लगता है मुझे कि मेरी जर्नी बहुत लंबी है ना, टाइम चाहिए, मैं हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, चीजों को समझने में भी टाइम चाहिए। तो सर उसी के बीच में ये चीजें आ जाती है कि मुझे प्राइवेट जॉब की तरफ स्विच करना चाहिए। आई कैन मैनेज एवरीथिंग, मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि मैंने ये ले रखा है। ओके। तो सर ये चीज कैसे मैनेज करूं, मतलब मैं खुद को कैसे मोटिवेट रखूं, मैं सब चीज को साइड कैसे रखूं, मुझे बस इतना, क्योंकि सर आप इतने बेस्ट टीचर हो, आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ चूज करना होगा कि यार चलो करियर छोड़ते हैं, फैमिली ले लेते हैं, या चलो फैमिली को थोड़ा साइड रख लूं, आज करियर देख लेता हूँ, फैमिली तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो सर क्या करना चाहिए ऐसे में? चलिए देखिए, मैं आपको पहले तो थैंक यू फॉर ऑल दैट कॉम्प्लीमेंट्स। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए लाइफ में ना, पता है क्या होता है, आपने सोच लिया आपको जुडिशरी करना है, ठीक है। अब आपको ये खुद आप ही ने कहा कि आपको पता भी है दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 महीने में आपने कुछ चीजें की, एग्जाम निकाला और सेट हो गए, राइट। फिर एक आपका दिमाग ही आपको ये चीजें भी बताता है, भाई रिस्क है, रिस्क है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। और ये रिस्क भी ऐसा है कि पीटी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू में फिर रह गए तो फिर जीरो से स्टार्ट, एंड सो ऑन। तो और फिर साथ साथ में जब आपके लाइफ में ये चीजें हो रही होती है ना, तब फिर फ्रेंड्स का भी कॉल आता है। अरे मैंने तो लॉ फर्म ज्वाइन कर ली, किसी ने प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली, कोई फॉरेन में एलएलएम करने चले गया, ठीक है। आपके फ्रेंड्स बताते हैं अरे हम तो अर्न भी करना शुरू हो गए हैं, और आपको लगता है मैं तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा हूं। तो मैं आपको दो चीजें बोलना चाहूंगा। अगर कोई भी स्टूडेंट जेन्युइनली 1 से 1.5 साल अगर जेन्युइनली अच्छे से प्रिपरेशन करता है, तो उसके बाद आप जिंदगी में, चलो 1 सेकंड के लिए मान भी लेते हैं अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो आप जिंदगी में जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे, और लॉ में बहुत अच्छा करोगे। रीजन भी, उसका रीजन ये रहेगा कि लॉ में आप किसी भी फील्ड में जाओगे, जाओगे तो लीगल फील्ड में ही ना, या तो प्रैक्टिस करने जाओगे, लॉ फर्म ज्वाइन करोगे, एमएनसी ज्वाइन करोगे, लॉ का ही कुछ काम करोगे ना। यहाँ पे क्या कर रहे हो, लॉ ही पढ़ रहे हो। तो ये चीज ना आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए इस चीज को, कि कोई बात नहीं। जैसे वो एक कहावत भी है ना कि लंबी छलांग मारने के लिए 2 कदम पीछे भी रखने पड़ते हैं। तो इसको इसी तरीके से ट्रीट करो कि मैं 2 कदम पीछे चल। दूसरी बात आपने कहा कि भाई जॉब भी साथ साथ में कर ही ले। देखिए यूजुअली 99.9% स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप जॉब कीजिए। उसका रीजन ये है, अनलेस एंड अनटिल आपकी कंडीशन ऐसी है कि भाई मैं ही अगर अर्न करूंगा तो शायद फैमिली का कुछ हो जाएगा, वरना तो नहीं होगा। अगर वो सिचुएशन है तो फिर मैं कहता हूँ भाई फैमिली को सपोर्ट करो, ठीक है। लेकिन अगर आप उस प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं कि भाई मेरे घर वालों ने मुझ पे छोड़ा हुआ है, वो तो अपना कुछ ना कुछ कर ही लेंगे तो मेरा तो चल जाएगा, तो आप जॉब मत करो। उसके रीजन ये है कि आ, आपका जो कंपटीशन है ना, वो लगा हुआ है। आपको सीट तब मिलेगी जब आप बाकी स्टूडेंट्स को बीट करेंगे, और बीट तब कर पाएंगे जब आप उनसे ज्यादा पढ़ेंगे, और उनसे ज्यादा पढ़ने के लिए आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है। ये बहुत सिंपल गेम है, बहुत सिंपल गेम है। अगर 100 क्वेश्चंस में से अंशिका को 90 क्वेश्चंस आते हैं और मुझे 80 आते हैं, तो मैं तो रेस से वैसे ही बाहर हो गया, और अंशिका इन हो गई। तो अब मुझे अगर अंशिका को बाहर करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अंशिका से ज्यादा पढ़ना होगा। ये मैंने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चंस में, ये आपका वो लॉ का एग्जाम नहीं है कि भैया चलो 10 क्वेश्चंस पढ़ के चले गए, कुछ भी आएगा कुछ भी लिखाएंगे और पास तो हो ही जाएंगे, लॉ की डिग्री तो मिल ही जाएगी। वैसा यहाँ पर वो रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। सो बेटर ये है, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को बोलो कि अभी मैं प्रिपरेशन फेज में, ठीक है। मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम भी आपको 1.5 ईयर्स तो अपने आप को देने ही हो। उसके बाद यू कैन टेक अ कॉल कि अच्छा भाई अब मेरा पूरा सिलेबस डन है, सारी चीजें डन है। और ये थॉट प्रोसेस भी आपके माइंड में पता है क्यों आएगा, जब आप नहीं पढ़ रहे होगे। हमेशा ये, जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा है ना, उसके माइंड में हमेशा ये रहेगी श्योरिटी, हाँ हाँ मैंने अपने मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, मेरा इतना ये रहता है, लैंग्वेज रहता है, इतने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आई एम डन। तो आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, हाँ। लेकिन अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हो और आप जॉब भी नहीं कर रहे हो,
आप प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हो, तो फिर डर लगना चाहिए। फिर डर लगना चाहिए कि भाई लाइफ जा कहाँ रही है, क्योंकि ना तो मैं कुछ रोज सीख रहा हूँ, ना ही मैं जॉब कर रहा हूँ, ना ही कुछ कर रहा हूँ। तो अनलेस एंड अनटिल आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तब तक तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अनुष्का, ओके रुकिए, आई थिंक किसी के क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन था अंशिका का। हाँ, उसके बाद है रूबी का। आंसर राइटिंग में क्या ओनली ब्लू बॉल पेन यूज करूं, पॉइंट्स वाइज लिखूं या पैराग्राफ करके? रूबी, इस पे तो एक पूरा सेशन हो सकता है मेंस आंसर राइटिंग पे, बट जो आपने पूछा है मैं एग्जैक्ट उसका आंसर करके आगे बढ़ता हूँ। पहली चीज तो ये कि आप ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करते हैं, कभी भी रेड पेन आप यूज नहीं करते हैं या ग्रीन पेन आप यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ब्लू से आप आंसर लिखते हैं, कहीं पे हाईलाइट करना है तो ब्लैक से कर देते हैं। ठीक है, और बॉल पेन ही यूज करते हैं। पॉइंटर्स में लिखूं या पैराग्राफ में, तो आपके आंसर में 3 पैराग्राफ्स होते हैं। पहला आंसर होता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उसका मीनिंग आप लिखते हैं, कोई भी रेलिवेंट सेक्शन है वो आप लिखते हैं, कोई भी रेलिवेंट मैक्सिम है वो आप लिखते हैं। मेन बॉडी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका सबसे मेन आंसर जो भी इसेंशियल्स हैं वो आप पॉइंटर्स में लिखते हैं, बट उनको आगे एक्सप्लेन करते हैं। उनको पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप इलस्ट्रेशंस का यूज कर सकते हैं, आप केस लॉस का यूज कर सकते हैं। और लास्ट थर्ड पैरा आपका होता है कंक्लूजन, जिसमें आप पूरे आंसर, पूरे क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 लाइनों में लिखते हैं, जो आपने मेन बॉडी और इंट्रोडक्शन में जिस चीज की बात की। तो 3 पैराज में आप अपने आंसर को खत्म करें। यशिका, मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाएं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, यशिका, नोट्स बनाने के लिए, मेंस के लिए आपने पूछा है, तो 2 तरह के नोट्स बनते हैं। पहला बनता है किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ बनता है आपका पीवाईक्यू। ठीक है, जिस भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू प्लस क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है, वो आप खुद भी बना सकते हो, या आप अगर कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो अपने मेंटर से भी डिमांड कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल आईपीसी की, या किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को उसके पूरे सिलेबस को, उसके सारे के सारे टॉपिक्स को क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे आईपीसी में 50 to 60 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब इससे कम भी बन सकते हैं, बट अभी फॉर दैट मैटर आप लगा लो 50 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चंस इस तरीके से कि उसमें आईपीसी के सारे टॉपिक्स आ गए, प्लस उसके साथ आपका पीवाईक्यू ऑफ 5 ईयर्स, जिस भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इतने सारे क्वेश्चंस होने के बाद, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस 5 साल के और 50 क्वेश्चंस के बाद, उनके आंसर्स आप लिखना स्टार्ट करते हैं। वो आंसर्स उसी की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करते हैं। ठीक है, अब उसका जब आंसर आप लिखेंगे तो क्या आपके पास केस लॉज हैं प्रॉपर, क्या आपके पास इलस्ट्रेशंस हैं, क्या आपको सारे सेक्शंस के एसेंशियल्स याद हैं, क्या आपको बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना आता है, क्या आपको सेक्शन नंबर्स याद हैं? अब आपको जब नोट्स मेकिंग करते हो तो आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है कि मैं जिस टॉपिक की नोट्स मेकिंग कर रहा हूं, क्या उसमें सारी चीजें ये कवर अप हो गए हैं या नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अनुभूति सर, आई वांट टू नो कि वो कितने इयर्स तक वैलिडिटी है। सर मंथली फीस का ऑप्शन क्यों नहीं है, एंड आई वांट टू नो दैट उसके साथ फ्री क्रैश कोर्स है साथ में। ओके, सो इन शॉर्ट अनुभूति, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली P2I बैच से रिलेटेड है। P2I बैच अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इसमें आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। सारी चीजें इन द सेंस, पहली तो आपकी लाइव क्लासेस आपको मिल गई। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जुडिशरी महापैक का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी है। तो कुछ स्टूडेंट्स को, मान लीजिए आपने ज्वाइन किया अभी, 2 महीने बाद कोई एग्जाम आ गया, तो अब 2 महीने में तो हम आपको पूरा सिलेबस नहीं करवा पाएंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर सकते हो, तो आपके पास एक रिकॉर्डेड क्लासेस का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा लोकल लॉज आपको सारे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपको जो है मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और मटेरियल आपको 2 तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, एक क्रक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और जिससे कि आप इजीली अपने नोट्स मेकिंग जो है बहुत आसानी से कर सकते हो। और इसमें जब आप P2I बैच ज्वाइन कर लेते हो
तो अगर कोई भी क्रैश कोर्स लॉन्च होता है स्टडी आईक्यू का, जैसे फॉर एग्जांपल कल को अब यूपी की नोटिफिकेशन आ जाती है, तो यूपी का हम क्रैश कोर्स भी रन करते हैं, तो वो क्रैश कोर्स में भी जो है आपको जो है क्लासेस मिलती हैं, तो आपको उसके लिए अलग से कुछ जो है पे नहीं करना होता। प्लस जो भी कोई टेस्ट सीरीज हमारी चलती है, ठीक है, उसके लिए भी आपको, इन शॉर्ट, आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना है, आपका सारी चीजें उसमें जो है कवर अप हो जाती है। ठीक है। अनुष्का, ये क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है, पॉइंटर्स या पैराग्राफ। शिवानगी सर, प्लीज टेल हाउ टू राइट गुड आंसर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्पेशली फॉर theoretical subjects like international law, interpretation of statutes and laws, etc. ओके, तो इंटरनेशनल लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, आई थिंक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज तो आपका आ जाता है राजस्थान में, इंटरनेशनल लॉ आ जाता है आपका यूपी और उत्तराखंड में। ठीक है। देखिए, मैं इसका बहुत सिंपल आंसर दूंगा, और बाकी स्टूडेंट्स चाहें तो इसमें पॉइंटर्स भी बना सकते हैं, कि जब भी आपके सामने मेंस का क्वेश्चन आता है, अब आपको करना क्या होता है, आपको पहले तो क्वेश्चन समझना होता है। कई बार क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन होता है, कई बार एक क्वेश्चन में दो या तीन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा। तो इस तरीके से सबसे पहला काम होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और ये समझें कि कितने सवाल आपसे पूछे गए। ठीक है। मैं यूजुअली बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं जब भी मेंस आंसर राइटिंग की पे क्लास लेता हूं। मैं इसी एग्जांपल से अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं कि अगर मैंने पूछा आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, बहुत सिंपल सा सवाल है, व्हाट इज योर नेम। आपने मुझे जवाब दिया कि आप दिल्ली में रहते हैं, आपने यहां से लॉ किया, और अब आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपने सारी चीजें अपने बारे में सही बताई, लेकिन मेरा सवाल क्या था, मैंने तो आपका नाम पूछा था, आपने बताया आप रहते कहाँ, तो क्या ये दोनों चीजें मैच होंगी? तो आंसर आएगा नो। विच मीन्स यही थ्योरी आपको अप्लाई करनी होती है मेंस आंसर। यूजुअली हमारी हैबिट क्या बन जाती है, अच्छा मर्डर से क्वेश्चन आया है, तो मर्डर से मैंने जितना पढ़ा हुआ है, जितना मैंने मर्डर 300 आईपीसी पढ़ा है या 302 पढ़ा है या कोई केस लॉ पढ़ा है, वो सारा का सारा मैं लिख देता हूँ, जो कि कंप्लीटली इररेलेवेंट हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में मर्डर की सिर्फ एक्सेप्शन 1 पे क्वेश्चन पूछा हो, तो आपको एक्सेप्शन 1 ही डिस्कस करनी है। आप एक या दो लाइन में एक्स्ट्रा में बता सकते हैं कि इसकी 4 एक्सेप्शंस और हैं, लेकिन मेजरली तो आप 80 to 90% क्वेश्चन में तो आप वही डील अप करेंगे ना, कि भाई हमसे ये पूछा जा रहा है, राइट। ये आपको फोकस करना होता है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, और यूजुअली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं अनलेस एंड अनटिल। और एक चीज और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स अ बोरिंग प्रोसेस। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से। उसके रीजन ये रहते हैं कि जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो वो एक गेम की तरह होता है। यू एंजॉय द प्रोसेस, कि अच्छा एक सवाल आया, 4 ऑप्शंस हैं, ए ठीक होगा, बी ठीक होगा, सी, मजा आता है सॉल्व करने में। लेकिन जब आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक बहुत ही बोरिंग प्रोसेस होता है। और लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो देर आर 99% चांसेस कि आप मेंस में एग्जाम अपना जो है पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे, और पेपर ही पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो, जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना, हिट विकेट आउट होना, कि खुद ही आपने अपने आप को आउट कर लिया, तो सामने वाले की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है। बाकी ये देखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चन है, इन पे पूरा एक एक घंटे का सेशन हो सकता है आंसर राइटिंग पे, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में टू द पॉइंट आपको आंसर कर दूं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी, यशिका। सर अभी तक मैंने एक भी आंसर राइटिंग नहीं किया, यशिका स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, तभी होगा। और स्टार्ट, पता, अगर आपने कभी नहीं स्टार्ट किया ना, तो इसके 3 प्रोसेस होते हैं स्टार्ट करने के। स्टेप 1 होता है कि आप क्या कीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक भी ओपन कर लीजिए, अपने नोट्स भी ओपन कर लीजिए, बुक्स भी, गूगल भी, और सोचिए कि आपके पास 1 घंटा है एक आंसर लिखने के लिए, और आपके पास सारे रिसोर्सेज में, क्या तब आप आंसर लिख सकते हैं? ये आपका स्टेप 1 होता है यश का। जब आपको लगता है अरे सर, अगर मेरे को लैपटॉप मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, तो मैं दुनिया का बेस्ट आंसर लिख सकती हूँ, अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो फिर होता है इसमें स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, आप मटेरियल हटा देते हैं। आपको 1 घंटा ही मिलेगा, लेकिन बिना देख के आंसर करना है। फिर जब आप बिना देख के भी आंसर लिखने लग जाते हैं, फिर आता है इसमें स्टेप 3, जिसमें आपको कहा जाता है कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स है, या मैक्सिमम 15 मिनट्स है,
उसमें आपको ये आंसर लिखना है, और इस तरीके से आप स्टार्ट करते हो। अब आप शुरू में ही सोचो कि मैं पहली 15 मिनट में आंसर लिखना स्टार्ट कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बेबी स्टेप लेते हुए पहले स्टेप 1 फॉलो करो, जब उसमें प्रो हो जाओ फिर स्टेप 2 और फिर स्टेप 3। दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। हाँ जी अनुभूति, आप कुछ बोलना चाहते हैं? फिर आगे बढ़ते हैं। अ, अनुभूति ने हैंड रेस किया हुआ है, तो रवि सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, अनम्यूटेड। ओके, अनम्यूटेड। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैं बीएलएलबी कर रही हूँ, लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। ओके। एंड सर मैं ये बहुत दिन से मतलब सोच रही हूँ जुडिशरी का, बहुत मतलब ये पूरे जब से बीएलएलबी स्टार्ट हुआ है, बट सर फुल्ली कंफ्यूज हूँ कि कैसे प्रिपेयर करूँ। तो उसके बाद सर स्टडी आईक्यू का मतलब जो भी यूट्यूब पे देखा सब समझ आता है, यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, सब टीचर्स जो है वो मतलब बेस्ट है सर, आप लोग सब अच्छे से बहुत पढ़ाते हो, सब समझ आ जाता है। सर तो मेरा क्वेश्चन बस ये है कि जो P2I बैच है वो मतलब उसका साथ जो क्रैश कोर्सेज मिल रहे हैं सर, तो हम मैनेज कैसे करेंगे उनके साथ दोनों चीजों को एक साथ। ओके। और सर कि ये कि जो ये है ये कब तक चलेगा, इसमें सर मंथली फीस का ऑप्शन नहीं है? आई थिंक कि शायद मंथली का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब एज इट इज तो मुझे भी एक बार कंफर्म करना होगा, बट शायद मंथली का भी ऑप्शन है। ठीक है, बाकी चीजें ओके। मैं आपको जरूर जो है कंफर्म कर देता हूँ। देखिए मैं चलो आपको ना प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कुछ स्टूडेंट्स का ही। यस सर। ठीक? मुझे स्टूडेंट का नाम भी याद आ गया वैसे, बट लेट्स नॉट टेक हिज नेम। ठीक है, एक स्टूडेंट ने नवंबर में ज्वाइन किया स्टडी आई की जुडिशरी को। प्लीज इससे सीखिएगा, क्योंकि दूसरों की गलती से अगर आप सीख लेते हैं ना, तो इससे बढ़िया बात कोई और नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको भी गलती करनी है। ठीक है, यस सर। अनुभूति ने जो क्वेश्चन पूछा ना, मुझे वही स्टूडेंट की ही सिनेरियो याद आया है। तो उसने नवंबर में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब हमने उसको कहा था भाई 1 साल आपको लगेगा जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट्स कराएंगे, और ऑब्वियसली ये मिनिमम है। ठीक है, ये तो यस मतलब सर। इतना टाइम तो आपको लगना ही लगना है, राइट? अब जनवरी में एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई इसकी। जनवरी में आपका एग्जाम हुआ था एमपी जुडिशरी का। उसने कहा सर मुझे तो एमपी जुडिशरी देना है। तो मैंने कहा भाई अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर सकते हो, तो हमने अपनी तरफ से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। जो आपकी रेगुलर क्लासेस है वो तो उसी पेस पे चलेंगी, लेकिन अगर हमारा कोई क्रैश कोर्स है या हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है, वो आप अपने पेस पे देख के एग्जाम देना चाहो तो दे सकते हो। तो ही वॉज लाइक कि सर मैं तो रिस्क लूंगा। अब उसमें उसने, जब अब अपने पेस पे पढ़ोगे, अब आप सुबह भी क्लासेस देख रहे हो, दिन में भी क्लासेस देख रहे हो, लेट नाइट भी देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी वो कंसंट्रेशन लेवल लाइव क्लास में नहीं रह पाएगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है ना? तो उसने कहा सर तैयारी तो सही हो रही है, लेकिन ना अब लाइव क्लासेस में मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई अब दोनों लड्डू तो आप हाथ में नहीं पकड़ सकते ना, कुछ पाने के लिए या तो कुछ खोना ही पड़ेगा। अगर आपको अब एमपी निकालना तो आप उसके लिए ही पढ़ो, और अगर वो नहीं करना तो अपनी लाइव क्लासेस पे फोकस करो। तो उसने कहा सर मैंने डिसाइड कर लिया मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखूंगा। मैंने कहा आपकी मर्जी है, ठीक है। अब उसने एमपी दिया। आई थिंक उसका कुछ 15 मार्क्स से एमपी रह गया पीटी। अब एमपी 15 मार्क्स से रहा ही था, उसने कहा सर चलो अब लाइव क्लासेस पे फोकस करता हूँ। इतने में राजस्थान आ गया। अब उसने कहा सर मैं राजस्थान दूंगा। मैंने कहा दोबारा सोच लो, कहीं फिर से अपनी लाइव क्लासेस सेक्रीफाइस करो। उसने कहा नहीं सर मैं रिस्क लूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है। तो विच मीन्स अब वो राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले फिर मेरी उससे बात हुई। अब वो कह रहा है सर मुझे बहुत डर लग रहा है, अब राजस्थान में क्या होगा। मैंने कहा देखो अब तो जो होना है वो होगा ही, अब कम से कम राजस्थान ही प्रिपेयर करो, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए। अब जब तुम तब से राजस्थान में लगे हुए थे, अब बीच में राजस्थान मत छोड़ो, अब राजस्थान ही दो। अब इस पूरी सीन में आप क्या सीख सकते हो? देखिए ये, इस पूरे सीन में आप पता है क्या सीखते हो? पहली चीज कि जब आप प्रिपेयर नहीं हो, जब आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है और आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप फेल हो रहे हो, तो आपका माइंड भी आपको ये नहीं बताता है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आपका माइंड ये बताता है कि आपसे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आप फेल हो गए। समझ रहे हो? दूसरी यस सर। चीज, आपने लाइव क्लास अपनी वैसे सेक्रीफाइस की इसकी वजह से। तीसरी चीज, अब अगर मान लो राजस्थान ने, मैंने उससे यही पूछा, मैंने कहा
अब अगर राजस्थान नहीं हुआ और फिर 1 महीने बाद नोटिफिकेशन आ गई, फिर क्या करोगे? फिर उसके पीछे भाग लेना है? तो उसने कहा नहीं सर, ये लास्ट है, अभी राजस्थान में पूरा करूंगा, उसके बाद तो फिर अगर ये नहीं होता है तो फिर मैं पहले एक बार 6 महीने का ब्रेक लेके या 1 साल मेरे को पहले सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। देखो, दुनिया भर की कोटेशन पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, फेलियर किसी को अच्छा नहीं लगता, और ये सच बात भी है, राइट? यस सर। किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि आपके सामने वो स्टूडेंट्स हैं जो 3-4 साल से प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं, 10 बार रिवाइज कर रहे हैं। आप 2 महीने में आए हो, पागलों की तरह भी पढ़ रहे हो, नो डाउट वो भी चीजें हेल्प करती हैं, लेकिन आप उनको compete करने के लिए, अब आपने कहा सर मैंने ये वाले सब्जेक्ट में अच्छे से नहीं पढ़ा, ये ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, वो ऊपर ऊपर से पढ़ के या तुक्के मारने से एग्जाम निकलेगा भी तो चलो, पीटी निकल जाएगा, मेंस कैसे निकाल लोगे? मैं आपको एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि पीटी निकल सकता है, तुक्के से भी निकल सकता है, कुछ कुछ स्ट्रेटजीज से भी निकल सकता है, लेकिन मेंस नहीं निकलेगा। विच मीन्स कि हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं भागना है, नोटिफिकेशंस तो आती रहेंगी, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर ये देखना है कि पहले ये देखना है मैंने मैंने कौन सी स्टेट टारगेट करनी है, फिर मैंने सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने कंप्लीट करना। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पहले आपने कंपटीशन भर दिया है, फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो भागा दौड़ी करके, और फिर अगर फेल हो रहे हो तो अब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने स्टूडेंट को कहा कि कंसिडर दिस योर अचीवमेंट अगर 2 से 3 महीनों में आप तुम 15 नंबर से रह रहे हो तो, बट लेकिन अगेन ना वो मानने को तैयार नहीं है, उसने कहा सर फेल तो हो ही गया ना, सो दैट्स द पॉइंट। ठीक है जी। यस सर। एंड सर, हम लोगों को मिनिमम कितने स्टेट्स का टारगेट लेके चलना चाहिए? देखिए मुझे लगता है आपको मिनिमम मैक्सिमम कर करा के 2 से 3 स्टेट से ज्यादा टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस भी कम हो जाता है, जितनी यस स्टेट सर। आप बढ़ाते रहोगे आप अपना सिलेबस भी बढ़ा रहे हो, यस राइट? सर। तो मुझे लगता है 2 से 3 स्टेट्स इज द मैक्सिमम। और जस्ट बिकॉज नोटिफिकेशन आ गई है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप अपने शेड्यूल को चेंज मत कीजिए। एंड सर, जो P2I बैच है उसमें हम लोगों को जो मेंस आंसर राइटिंग होगी तो वो टीचर्स हमारी इवेलुएट करके पर्सनली सबको आंसर्स करेंगे? इसमें हमने क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि आप अपना आंसर लिखेंगे, अपना यस उस सर। पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, और आपको एक मेल आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है? उस मेल आईडी पर जो है आप अपना जो है आंसर लिख के भेजेंगे, और उस पे आपको जो है इवेल्युएशन मिलेगी बाय द ओके सर। कंसर्न टीम, और वो आपको इवेल्युएट आंसर करके देंगे। ओके सर। ठीक है? गोपी, आपका क्वेश्चन है, आई हैव क्लियर्ड द मेंस फॉर माय स्टेट एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो आई एम लॉस्ट ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंटरव्यू, हाउ टू प्रेजेंट इन इंटरव्यू। ओके, गोपी, आपकी स्टेट कौन सी? अगर आप स्टेट भी बता देंगे तो मैं थोड़ा और इसका स्पेसिफिक आंसर दे पाऊंगा। आप अपना एक बार हैंड रेस करके बता दीजिए कौन सी स्टेट है आपकी जिसका इंटरव्यू दे रहे हैं, ताकि मैं उस स्टेट के ही अगर जो भी कुछ एक्सपीरियंस हो वो आपसे शेयर कर पाऊं। कौन सी स्टेट है? आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं इतने बाकी क्वेश्चंस ले लेता हूँ। प्लीज गिव सजेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर उड़ीसा। उड़ीसा की नोटिफिकेशन हाँ आ गई है, और उड़ीसा में भी अगेन बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर बहुत ही कम कंपटीशन है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसमें आपका उड़िया लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? आपको बहुत एप्लीकेशन बेस्ड या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अगर किसी ने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है, अगर किसी ने बेयर एक्ट्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और जिस तरीके में आपके कॉलेज में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो आपको ज्यादा यहाँ पे उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है जी। सर गुड इवनिंग, अभी आरजेएस सर पर आ गया है, अब लास्ट टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या ओनली बेयर एक्ट? नहीं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, दो ही काम, देखो पीटी में दो ही काम होते हैं। जब आप पीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिमाग को बता दो दो ही काम करने हैं, पहला बेयर एक्ट रीड 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 रीड, और उसके दूसरा काम है आपका एमसीक्यू सॉल्व सॉल्व सॉल्व, जितना आप कर सकते हैं। तीसरा कोई काम उसमें नहीं बनता है पीटी में, तो क्वेश्चन सॉल्व आप करते रहिए। ठीक है?
यशिका ने पूछा एलएलबी के साथ कोचिंग करने का कोई बेनिफिट है? बिल्कुल बेनिफिट है आपका, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है कॉलेज के साथ साथ में। अगर आप कोचिंग करते हैं तो जिसको हम कहते हैं आप मस्ती में रहकर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप कॉलेज टाइम में कर रहे हैं। कॉलेज के बाद यूजुअली प्रेशर आ जाता है फ्रॉम द फैमिली, रिलेटिव्स एंड सो ऑन। आपका खुद भी अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हो क्योंकि फ्रेंड्स का भी एक वो आ जाता है कि भाई सारे फ्रेंड्स ने कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया। और एक कहावत भी है, देयर इज नो बैड टाइम टू स्टार्ट अ गुड थिंग। ओके, रूबी प्रीलिम्स एमसीक्यू के लिए आप यूनिवर्सल, सिंगल, लेक्सिस नेक्सस की एक एम ए राशिद की आती है, तो ये बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक। श्रद्धा, पीटी को एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, मेंस का भी आंसर राइटिंग साथ में प्रैक्टिस करना चाहिए। श्रद्धा, अगर आप अभी अब जैसे अगर आपके पीटी एग्जामिनेशन की डेट आउट हो चुकी है तो फिर आप सिर्फ पीटी के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आप अभी सिर्फ प्रिपरेशन मोड में हैं तो आप दोनों चीजें साथ में करें। तुषार, सर मैं लास्ट ईयर में हूँ बीबीए एलएलबी के, जुडिशरी के साथ सेकंड ऑप्शन के लिए एलएलएम करना ठीक रहेगा? देखिए, आपको पता होना चाहिए एलएलएम आपको सिर्फ एक ही पॉइंट में बेनिफिट करती है अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है। अगर आपका वहां पर इंटरेस्ट है तो एलएलएम जरूर कर लीजिए। ठीक है। रूबी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बुक रिकमेंड कर दीजिए सर। देखिए, जनरल नॉलेज में आपकी बेसिक एनसीईआरटी, लूसेंट, घटना चक्र बेस्ट है ये। ठीक है जी। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी 1 ईयर या मंथली मैगजीन को रेफर कर सकते हैं। दो मैगजीन आप रेफर करते हैं, एक 1 ईयर और एक आपकी मंथली मैगजीन होती है। ठीक है, तो वो बहुत सारे वो हैं, पब्लिकेशंस हैं, आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। शालिनी, आप अभी सेकंड ईयर में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शालिनी यू आपको अपने आप से अगर ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि हाँ आप लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, आप अपने नोट्स मेकिंग करेंगे और आप सीरियसली पढ़ाई करेंगे, तो बिल्कुल आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सर, आई हैव क्लियर्ड माय एसएससी एंड एसएससी गुजराती सब्जेक्ट्स, सो आई डोंट to write Gujarati paper. I am facing majorly two problems. Negative marking. I am afraid that my okay. हेतवी, आपके जो क्वेश्चन का आंसर बनता है वो ये बनता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस कीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट्स पे फोकस इन द सेंस कि जब तक आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं करेंगे, आप सिलेबस देखकर, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना होगा, बेयर एक्ट से रीडिंग करनी होगी, अपने नोट्स मेकिंग करने होंगे, और उसके बाद जब आप पीवाईक्यूज बनाएंगे तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ओके यशिका, आई गेस हम इसको यूट्यूब पे भी शायद अपलोड करेंगे, तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग वहां पर मिल जाएगी। नहीं, आपको कोई और, अंशिका, कोई और बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, इसी में आपको यूपी के सारे लोकल लॉज जो हैं वो मिलेंगे। तुषार, पहले आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आप साथ साथ में इन सब्जेक्ट्स की आंसर राइटिंग और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ओके गोपी, आपने बताया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन सी स्टेट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, मतलब जो इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। अ, सबसे पहले आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे, आपने लॉ कहाँ से किया है, अगर एलएलएम की है तो वो कहाँ से की है, एंड सो ऑन।
दूसरा सवाल, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ जज? आप जज क्यों बनना चाहते हैं? आपको बहुत अच्छा इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी आपका आंसर हो, जेन्युइन जो आप फील करते हो, वो आप पैनल को बताएंगे। इसके अलावा अगर आपने एलएलएम की है या प्रैक्टिस की हुई है, तो उससे रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर जो आपके सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, इन पे आपको जो है या आपसे फेवरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। और उससे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, या जो जनरल आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया मेजर सब्जेक्ट्स, वहां से भी आपको जो है बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत एक बार करंट अफेयर्स भी जरूर पढ़ के जाइएगा। जो भी करंट इश्यूज में चल रहे हैं, वहां से भी आपको जो है बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अपने ड्रेसिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे नॉलेज से ज्यादा आपकी जो है पर्सनैलिटी, इन अ सेंस कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, तो आप उसका किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आ भी रहा है, तो पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ठीक है। देन टेक योर टाइम एंड देन आंसर दैट क्वेश्चन। जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, उसी लैंग्वेज में आप आंसर करेंगे। आपको जो है ड्रेसिंग का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्रॉपर जो भी आप शर्ट, पैंट और ब्लेजर जो आप पहन के जाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ जी निधि, आपके लिए लाइव क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होंगी। अनुभूति, 1 ईयर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इजीली। तुषार, एक तो आपके पास टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए, एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ज्योति, पंजाब जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं। पंजाब जुडिशरी के लिए प्लीज रिकमेंड लैंग्वेज बुक्स। देखिए, लैंग्वेज बुक्स में तो आपको फिर वही है, जो पंजाबी आपका जो पेपर आता है, पंजाबी में आपसे जितने भी सवाल, जो भी ऐसे लिखने को आता है या उसकी ट्रांसलेशन आती है, उसके लिए पहली चीज तो ये कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। दूसरा, पंजाबी के जो बेसिक्स हैं, कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उस पे आपको काम करना है, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि जस्ट विजिट अ बुक स्टोर। वहां पर आपको 3 से 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे पंजाबी बुक्स में, और उनमें से कोई भी एक रिकमेंड आप जो है ले सकते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट शिवानगी। तारा, 3 चीजें होती हैं, ठीक है। मैं आपको तीनों चीजें बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। पीटी के लिए आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं एज मच एज यू कैन, ठीक है, जितनी भी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा, मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज अगेन जो मैंने आपको 3 स्टेप्स भी बताए किस तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा, इंटरव्यू के लिए क्या होता है कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सीआरपीसी पढ़ा, तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज कॉग्निजेंस, तो क्या आप बोलकर बता सकते हैं व्हाट इज कॉग्निजेंस? या फॉर दैट मैटर कोई भी टॉपिक, तो क्या आप बोलकर भी बता सकते हैं? ये इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते हैं तीनों की। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और नोटिफिकेशन नहीं आई है फॉर दैट मैटर, तो आप तीनों की एक साथ ही प्रिपरेशन करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि मैं एक सब्जेक्ट को पहले पीटी वाइज पढ़ूंगा, फिर मेंस वाइज, फिर इंटर वाइज, नहीं। आप एक टॉपिक को जो पढ़ोगे, उसमें क्या पीटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या मेंस के बन सकते हैं, क्या इंटरव्यू के बन सकते हैं, वो आप एक साथ करेंगे, राइट। और वंस यू आर डन, जब आपका मतलब प्रिपरेशन हो चुकी है, और अब आपकी नोटिफिकेशन आ गई है कि पीटी एग्जाम है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तब जब आप प्रिपरेशन करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ पीटी एग्जामिनेशन की। ठीक? जय सिया राम जी, गुंजन। चलिए, आई होप आई हैव आंसर्ड एवरीवन। अगर किसी का क्वेश्चन बाय मिस्टेक मिस हो गया हो, तो आप अभी कर सकते हैं, सबसे ऊपर आप ही का क्वेश्चन आ जाएगा। आई थिंक कि सभी को आंसर हो गया है। ओके, बलजीत कौर, आपका क्वेश्चन है, सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स इन टाइम मैनेजमेंट इन माय कॉलेज एंड जुडिशरी क्लासेस, एमसीक्यू एंड आंसर राइटिंग आर नॉट बीइंग डन।
classes of subjects are being taken, so kindly guide me because I'm very confused whether बलजीत, इसमें आप ना 3-4 पॉइंट्स लिख लीजिए। देखिए, सबसे पहला है क्लासेस। ठीक है, अगर आप लाइव क्लास ले पाए तो वो तो बेस्ट है। ठीक है, दूसरा, अब आपने अगर लाइव क्लास कर ली है तो उसके नोट्स मेकिंग। ठीक है, तीसरा, उस जो भी टॉपिक उस लाइव क्लास में पढ़ाया गया उसके एमसीक्यू। चौथा, जो लाइव क्लास से जितने स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जितने कम स्टेप्स करेंगे उतना आपको ज्यादा फील होगा कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही है। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो देखो दुनिया में सबके पास ही 24 घंटे ही है, राइट। अब कुछ लोग होते हैं अर्ली मॉर्निंग, अर्ली बर्ड्स। हो सकता है कि आप सुबह 4-5 बजे उठ के अपना टाइम निकालें। हो सकता है कुछ होते हैं कि भाई लेट नाइट हम ज्यादा जाग सकते हैं, 2 या 3 बजे तक, तब आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये टाइम आपको देखना होगा कि किस टाइम पर आप अपना टाइम जो है स्टडीज के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपके 24 आवर्स में से कौन सा टाइम वो है। जैसे अगर आप मुझसे पूछे कि मैं अपना टाइम कहाँ पे किस टाइम में सबसे ज्यादा वेस्ट करता हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि ये मेरे 2 से 3 घंटे रोज वेस्ट होते ही होते हैं और इस काम में होते हैं। तो अब मुझे ही उसको डिलीट करना होगा अपने शेड्यूल से, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि आप अभी कॉलेज में हैं तो ट्रस्ट मी, आपके पास अपर हैंड है अभी। अपर हैंड इन द सेंस कि आप अकाउंटेबल नहीं है एज ऑफ नाउ अभी अपनी लाइफ के लिए। तो बेटर है कि अभी थोड़ी सी हैबिट्स ना ले आइए टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आपको बस यही देखना है कि मैं कितना टाइम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में या वेब सीरीज में या मूवीज में या बाहर घूमने फिरने में, या कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है मेरी लाइफ में। और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ ही रहे हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे यूजुअली मेरा अपना जो पर्सनल शेड्यूल चलता है वो ये चलता है कि संडे को आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मुझे कुछ भी ना पढ़ना पड़े। कि एक दिन हफ्ते में अगर आपने पूरी मस्ती कर भी ली तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। बाकी 6 दिन अगर आप अपने सिंसियर हैं कि भाई ये नहीं है कि मैं नेटफ्लिक्स, अमेजोन और ये सब इतने सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं तो वो सारी मूवीज देखनी जरूरी है। ठीक है, आई यूजुअली वॉच दैट मूवी जिसमें मेरे को कम से कम 10 से ज्यादा लोगों ने रिकमेंड कर दिया कि ये तो देखनी है। ठीक है, नॉट लाइक कि चलो आज खाली है तो यही देख लेते हैं। तो अब ये आपको देखना होगा कि आपके लाइफ में 24 आवर्स में वो कौन सा टाइम पीरियड है। ठीक है, और इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है निकालना। गुंजन, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो सबसे अच्छी चीज है आपके पास टाइम बहुत है। जो यूजुअली फर्स्ट या सेकंड ईयर में होते हैं उनको गुंजन मैं 2 सजेशंस जरूर देता हूँ। पहला ये कि अगर एक लैंग्वेज सीख सकते हो तो लैंग्वेज पे कमांड ले लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की मदर टंग है कि भाई हिंदी और इंग्लिश तो हम करते ही करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप पंजाबी सीख लीजिए, गुजराती सीख लीजिए, या कोई भी रीजन। उससे बेनिफिट ये होगा कि जिंदगी में एक नई लैंग्वेज सीखोगे, फन प्रोसेस भी है और काफी दरवाजे आपके लिए और भी खुल जाएंगे। तो पहला एडवाइस मेरा उन स्टूडेंट्स को ये रहता है। दूसरा, आप अपने जीके पर जरूर वर्क कीजिए। आप आदत डालिए कि आप करंट अफेयर्स के बिना आपको नींद ना आए, विच मीन्स कि जो एक बेसिक न्यूज होती है, ये 2 हैबिट तो एटलीस्ट अगर आप कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही देंगी। ठीक है, और तीसरा, जो भी लॉ आप पढ़ रहे हैं वो बहुत सिंसेरिटी के साथ, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़िएगा। शुरू से ही हैबिट ऐसी बनाइए कि मुझे अच्छे से पढ़। ठीक है, अच्छे से इन द सेंस कि आप बेयर एक्ट रेफर कर रहे हैं, प्रॉपर टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हैं, अपने जो भी आप कॉलेज में अपने एजुकेटर से पूछिए कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे समझा जा सकता है, इन सो। ठीक है, इंटरेस्ट लेके खुशी खुशी मजे से लॉ पढ़िए और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट तुषार।
शालिनी, मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आपके पास हर सब्जेक्ट की, स्पेशली मेजर सब्जेक्ट्स की, एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। वो किस लिए होनी चाहिए? वो पढ़ने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो रेफरेंस के लिए होनी चाहिए। रेफरेंस और पढ़ने में क्या फर्क होता है? पढ़ना होता है कि पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक बुक पढ़नी है, नहीं। आपको किस लिए टेक्स्ट बुक होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, किसी टॉपिक पे आपको और केस लॉ चाहिए, किसी टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी टॉपिक पे आपको इलस्ट्रेशंस चाहिए, किसी वो किसी टॉपिक के लिए रेफर करने के लिए आपके पास एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए मेजर सब्जेक्ट्स की। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट्स में आई डोंट थिंक कि टेक्स्ट बुक्स का इतना रोल रह जाता है। ठीक है। अनुष्का, मैं भी जल्दी ही आपको किसी ना किसी लाइव बैच में कोई ना कोई सब्जेक्ट के साथ जरूर मिलूंगा। ठीक है, जल्दी ही पता लग जाएगा। ठीक है। रूबी, हम हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज की क्लासेस अभी के लिए रन नहीं कर रहे हैं, तो बंगाली में तो अभी के लिए हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारे प्लान्स हैं, लेकिन अभी के लिए तो मतलब कोई हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो है, जो क्लासेस होती हैं लैंग्वेज की, वो सिर्फ इन्हीं दोनों की होती है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है अनुभूति, जैग जुडिशरी के साथ हो सकता है। जैग में इट इज मोर ऑफ अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट, तो उसमें लीगल नॉलेज इतनी ज्यादा टेस्ट नहीं होती है, बट जितनी भी होती है उससे ज्यादा ही आपको पढ़ा दिया जाता है। तुषार, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई और। ठीक है। गुंजन, एंड स्टार्टिंग विच बुक्स शुड आई रीड टू गेट बेटर? हिंदू न्यूज, तो चलो। देखिए, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 6 to 12 की जो कंपाइलेशन आता है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब का। ठीक है, एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये सब आप जो है एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ सकते हैं। श्रद्धा, सर पर महाराष्ट्र जुडिशरी मराठी सिर्फ अच्छे से बोलना आना चाहिए ना, बिकॉज आई विल बी राइटिंग माई एग्जाम इन। श्रद्धा, आई थिंक कि मराठी का पेपर होता है। इवन मैं यहाँ तक बता दूं, जो नोटिफिकेशन भी आती है वो पूरी मराठी में होती है। तो आई थिंक कि उसमें मराठी का पेपर होता है। अगेन, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा इस पे, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मराठी का पेपर उसमें होगा ही होगा। और आपको 10th में जो है मराठी का वो होना ही चाहिए, मराठी एज अ लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। सिर्फ बोलने से मुझे नहीं लगता है कि काम चलेगा इसमें, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि आप एक बार कंफर्म कर लें। 99% आई कैन से कि ये है चीजें। हाँ जी, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है अंशिका। आपको देखिए, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, तो 10th में मेरे पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज थी, हिंदी और इंग्लिश। अब मेरे पास पंजाबी नहीं थी। अब अगर मुझे पंजाब का एग्जाम देना है, तो मुझे 10th का एग्जाम अब देना होगा, वो मैं अब दे सकता हूँ। ठीक है, और वो क्लियर करना होगा पंजाबी का, और वो मुझे वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा, तब मैं एलिजिबल हूँ। और फिर मुझे पंजाबी का पेपर जुडिशरी एग्जाम में भी देना है, एंड सो। और ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा गुजराती के लिए भी और मराठी के लिए भी। इसीलिए तो मैंने एडवाइस किया ना, जो फर्स्ट ईयर में है, कम से कम एक लैंग्वेज ही सीख लो, जो कि फन प्रोसेस भी है। एक लैंग्वेज अगर एक्स्ट्रा आपको आएगी, लिखनी, बोलनी, पढ़नी, तो जिंदगी में कभी ना कभी तो हेल्प ही होगी, उससे कोई नुकसान तो आपका नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कोई नई लैंग्वेज सीखना आज के टाइम में मुश्किल है। और एक्सपेंसिव भी मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। ठीक है, तो वो हमेशा आपका एक अपर हैंड ही होगा उसमें। श्रद्धा, इसके लिए आपको हो सकता है मेंटर की हेल्प लगे। इसके लिए आप पीवाईक्यूज भी रेफर कर सकते हो। इसके लिए कुछ मार्केट में बुक्स भी आती हैं, वो भी रेफर कर सकते हो। सिंगल की एक बुक आती है मेंस की, वो भी आप रेफर कर सकते हो। ओके, अगर आपका हरियाणा एंड दिल्ली टारगेट है, तो आप लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा वर्क कीजिए, हिंदी और इंग्लिश पे, गुंजन, इन दैट केस। ठीक है। यू वेलकम तारा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट।
ओके श्रद्धा, इन दैट केस ओके। तो आपके पास 10th में मराठी थी श्रद्धा? मेंस आंसर राइटिंग की यशिका कोई बहुत अच्छी खास बुक है नहीं मार्केट में, एक या दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है। और मैंने आज तक कोई अच्छी बुक नहीं देखी है मेंस आंसर राइटिंग की। क्वेश्चंस की तो फिर भी है, लेकिन जिसमें आंसर भी आते हैं और बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हों, मैंने ऐसी बुक नहीं देखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके ओके, ठीक है श्रद्धा, इन दैट केस डन। ठीक है, चलिए, आई गेस आई हैव आंसर्ड एवरीवन। पंजाबी की प्रिपरेशन के लिए बताएं कैसे। देखिए, पीवाईक्यूज एक बार देख लीजिए निधि, अगर आप पीवाईक्यू देख लेंगे ना मेंस के, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी पंजाबी का लेवल बहुत अच्छा है, मीडियम है, या बिलो बिलो पार है। और अगर बिलो पार है तो आपको जो है किसी ना किसी टीचर की, पंजाबी टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पहले आप निधि ये चेक कीजिए कि आपका लेवल क्या है, वो आपको पीवाईक्यू देखकर ही पता लगेगा। ओके तुषार। हाँ जी अंशिका, पहले आपको मराठी सीखनी होगी, फिर आपको 10th का उनका एग्जाम देना होगा, अलग अलग बोर्ड्स कराते हैं, तो उसमें आप दे सकते हैं। हाँ जी मिल जाएगी तारा, डोंट वरी, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए, यू ऑल आर वेलकम। आई होप कि आपको जो भी टाइम आपने मुझे दिया, आपको क्लैरिटी मिली होगी अपने जो भी आपके कंफ्यूजन थे। और इसी तरह के सेशंस हम और भी करते रहेंगे इन अपकमिंग।